ठीक है ना। तो आज हम लोग क्लास 12 इकोनॉमिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर करने वाले हैं और इस चैप्टर का नाम है थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन या लॉज ऑफ रिटर्न्स टू अ फैक्टर एंड रिटर्न्स टू स्केल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर को पूरा ग्राफ और इसमें शेड्यूल आप लोगों को समझना होगा। तो जैसे जैसे बता रहे हैं वैसे वैसे ध्यान से सुनना है, रटने का कोशिश नहीं करना है। क्लास के एंड तक पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का मतलब क्या है बोलो तो, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्शन? कोई एक कमोडिटी को मतलब The act of making goods or services is known as production. So what is production? Production means converting raw materials into finished goods. What is production? Production means converting raw materials into finished goods. The act of making goods or services is known as production. Clear हुआ point? कोई डाउट नहीं? ठीक है ना। तो प्रोडक्शन का मीनिंग हम लोग सबको पता है। अब क्या प्रोडक्शन क्या हवा में बन जाता है? ऐसे फूका और कुछ कोई भी चीज प्रोड्यूस हो गया, जादू है क्या? प्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए तुमको? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। कोई भी चीज हवा में फूक के नहीं बनता है। प्रोडक्शन करने के लिए यू नीड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। क्लास 11 इकोनॉमिक्स में हम लोग पढ़े हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेनर। तो फॉर प्रोडक्शन यू रिक्वायर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। व्हाट आर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मीन्स दोज फैक्टर्स दैट हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। तो क्लियर हो गया पॉइंट? प्रोडक्शन का मतलब क्या है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या है। अब देखो, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हम लोग बोलते हैं इनपुट, क्योंकि वो सामान लगाया जाता है, और प्रोडक्शन होकर जो बाहर निकलता है उसको बोलते हैं आउटपुट। समझ में आ रहा है बात? जो लगाते हैं वो हो गया इनपुट, जो निकलता है वो हो गया आउटपुट। द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट इज नोन एज प्रोडक्शन फंक्शन। समझ में आया? तो व्हाट इज प्रोडक्शन फंक्शन? प्रोडक्शन फंक्शन शोज द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। क्लियर हो गया तीनों चीज? प्रोडक्शन क्या है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है, और प्रोडक्शन फंक्शन क्या है। ठीक है ना। A production function shows the maximum quantity of a commodity that can be produced per unit of time with a given amount of input when the best production technique is used. तो प्रोडक्शन फंक्शन तुमको रिलेशनशिप शो करता है कि मैक्सिमम कितना क्वांटिटी प्रोड्यूस हो सकता है एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इनपुट से, अगर तुम बेस्ट टेक्निक यूज कर रहे हो तो। क्लियर पॉइंट? कोई डाउट? चलो अब आते हैं शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। अब देखो, प्रोडक्शन फंक्शन जो है इसका नेचर डिपेंड करता है टाइम पीरियड पे। समझ में आ रहा है? द नेचर ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन दैट इज द आउटपुट वेरीज विद अ चेंज इन द क्वांटिटी ऑफ इनपुट्स डिपेंड्स ऑन टाइम पीरियड। अब देखो, कितना इनपुट चेंज करने से कितना आउटपुट चेंज होगा, इसी को बोलते हैं प्रोडक्शन फंक्शन। अब ये डिपेंड करता है टाइम पीरियड पे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल तुम रातों रात चाहो कोई चीज का क्वांटिटी एकदम बढ़ा दो प्रोडक्शन, तो पॉसिबल नहीं है। समझ में आ रहा है बात? कुछ वक्त लगेगा। तो ये टाइम पीरियड कितना है? दो तरह का है, एक है शॉर्ट रन टाइम पीरियड या शॉर्ट रन, और एक है लॉन्ग रन। अब मेरा बात को ध्यान से समझो, प्रोडक्शन फंक्शन हेवीली डिपेंड्स अपॉन टाइम पीरियड। टाइम पीरियड को दो पार्ट में क्लासिफाई किया जा सकता है, एक है शॉर्ट रन, एक है लॉन्ग रन। शॉर्ट रन का मतलब होता है वो टाइम पीरियड जहां पे शॉर्ट रन का मतलब होता है वो टाइम पीरियड विच वन और मोर इनपुट्स कॉल्ड द फिक्स फैक्टर्स कैन नॉट बी चेंज। जहां पे कुछ फैक्टर्स फिक्स्ड है जिसको चेंज किया, जैसे कि फॉर एग्जांपल कल का कल मेरे पास यहाँ पर 20 बच्चा बैठाने का जगह है, कल के कल मेरे पास 200 बच्चा इनरोलमेंट करने आ गया, हम नहीं बैठा पाएंगे। क्यों? क्योंकि शॉर्ट रन टाइम है। शॉर्ट रन में जगह को हम बड़ा नहीं कर सकते हैं। हाँ, लॉन्ग रन में अगर हमको 6 महीना का टाइम दे, बड़ा जगह ले लेंगे, आओ 200 बच्चा बैठो।
समझ में आ रहा? तो शॉर्ट रन का मतलब होता है वो टाइम पीरियड जहां पे कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फिक्स्ड है जिसको चेंज किया नहीं जा सकता है, कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वेरिएबल है जिसको चेंज करके थोड़ा प्रोडक्शन बढ़ाया जा सकता है। लॉन्ग रन का मतलब होता है वो टाइम पीरियड जहां पे सभी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वेरिएबल है, तुम चाहो तो सभी का सब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को चेंज कर सकते हो। ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल, देयर आर नो फिक्स्ड फैक्टर्स। क्लियर हुआ पॉइंट? कोई डाउट? अब ये शॉर्ट रन और लॉन्ग रन कमोडिटी टू कमोडिटी डिफर करेगा। कोई कमोडिटी है जिसके लिए 1 महीना लॉन्ग रन है, कोई कमोडिटी है जिसके लिए 1 साल लॉन्ग रन है, कोई कमोडिटी है जिसके लिए 5 साल लॉन्ग रन है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बुक प्रिंटिंग का काम है किसी का, मान लो उसको बल्क ऑर्डर मिल जाता है तो उसका मैक्स टू मैक्स 2 महीना 1 महीना लगेगा अपना फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ाने में। बट अगर मान लो कंस्ट्रक्शन का किसी का काम है तो क्या 2 महीने में उसको, मान लो अचानक से उसका फ्लैट का सेल तेज़ी से होने लगा तो क्या 2 महीना में या 1 महीने में वो फट पूरा बिल्डिंग बना देगा? उसको सालों लग जाएगा। तो उसके लिए लॉन्ग रन सालों में है। तो शॉर्ट रन या लॉन्ग रन जो है ये डिपेंड करेगा प्रोडक्ट के ऊपर। समझ में आ रहा है बात? कुछ प्रोडक्ट के लिए 1 महीना शॉर्ट रन है, कोई प्रोडक्ट के लिए 1 महीना लॉन्ग रन है। क्लियर हुआ पॉइंट? समझ में आ गया? तो चलो अब हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। एक है शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, एक है लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। एक है शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, एक है लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। अ शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन रिफर्स टू अ सिचुएशन जब एक इनपुट वेरिएबल है, बाकी अदर इनपुट्स आर कांस्टेंट। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब होता है वो प्रोडक्शन फंक्शन जहां पे सिर्फ एक यूनिट वेरिएबल है, बाकी सब इनपुट क्या है? फिक्स्ड है। एक ही इनपुट को तुम चेंज कर सकते हो, बाकी सब फिक्स्ड है। लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब होता है वो प्रोडक्शन फंक्शन वेयर ऑल द प्रोडक्शन फंक्शंस आर वेरिएबल, देयर आर नो फिक्स्ड इनपुट, कोई भी फिक्स्ड फैक्टर नहीं है, सभी वेरिएबल फैक्टर है। ये हो गया लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। शॉर्ट रन में एक वेरिएबल है, बाकी जितना भी है सब कांस्टेंट है। लॉन्ग रन में सभी का सब वेरिएबल है, कोई भी फिक्स फैक्टर नहीं है। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन को, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एप्लीकेबल होता है। लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में रिटर्न्स टू स्केल एप्लीकेबल होता है। शॉर्ट रन में रिटर्न्स टू फैक्टर एप्लीकेबल होता है, लॉन्ग रन में रिटर्न्स टू स्केल एप्लीकेबल होता है। ठीक है ना? चलो अब हम लोग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट आप लोग को ध्यान से समझना है। टोटल प्रोडक्ट क्या है, एवरेज प्रोडक्ट क्या है, मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है, और सबके बीच में क्या रिलेशनशिप है उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। अब देखो, मेरा एक वॉलेट बनाने का कारखाना है। फॉर एग्जाम्पल मेरा एक वॉलेट बनाने का कारखाना है। वो वॉलेट बनाने के कारखाना में मेरे पास 5 वर्कर है, एम्प्लॉय है, लेबर है। पांचों मिलकर महीना का 100 यूनिट वॉलेट बना रहा है। तो टोटल प्रोडक्शन कितना हो गया? 100 यूनिट। पांचों मिलकर कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं? टोटल 100 यूनिट। इसको बोलते हैं टोटल प्रोडक्ट। 5 वर्कर का टोटल प्रोडक्ट कितना है? 100 यूनिट। अगर हम एवरेज निकाले एक वर्कर कितना प्रोड्यूस कर रहा है तो कैसे करके निकलेगा? 100 यूनिट डिवाइडेड बाय 5 वर्कर कितना हो गया? 20 यूनिट। मतलब एवरेज में एक वर्कर कितना यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है? 20 यूनिट। अब एक आदमी आया मेरे पास कि भाई हमको भी काम में रख लीजिए ना, काम नहीं है। बोले ठीक है चलो तुम भी बैठ जाओ। छठा वर्कर आया, उसको भी बैठा दिए। अब 6 मिलकर बना रहे हैं 115 यूनिट। कितना बना रहे हैं? तो 6th वर्कर के आने की वजह से टोटल प्रोडक्शन में कितना इंक्रीमेंट हुआ? 15 यूनिट का। इस 15 यूनिट को बोलते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ 6th वर्कर।
समझ में आया? तो मार्जिनल प्रोडक्ट मतलब जब हम नंबर ऑफ वर्कर इंक्रीज किए तो वो नंबर ऑफ वर्कर इंक्रीज करने के वजह से टोटल प्रोडक्ट में कितना यूनिट का इंक्रीमेंट आया, उसको बोलते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट। तो 6th वर्कर का मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है? 15 यूनिट। क्लियर हो गया पॉइंट? समझ में आया ना बात? अब इसको हम लोग डिटेल में समझेंगे। तो टोटल प्रोडक्ट का मतलब, टोटल प्रोडक्ट मीन्स द टोटल अमाउंट प्रोड्यूस्ड बाय अ वर्कर। टोटल प्रोडक्ट मीन्स द टोटल अमाउंट या क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड बाय अ गिवन सेट ऑफ वर्कर्स। एवरेज, एवरेज का मतलब क्या है? एवरेज प्रोडक्ट मीन्स टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वर्कर्स। Marginal product means the increase in total product due to the increase in 1 unit of the worker, increase in worker, ठीक है, number of workers। अब देखो बुक में भी देखो तुम लोग का दिया हुआ है एक चार्ट, ये आ रहा है, ये आ रहा है नंबर ऑफ वर्कर्स, ठीक है। टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट आ रहा है ना। नंबर ऑफ वर्कर, टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट। मान लो टोटल 11 वर्कर्स है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। टोटल प्रोडक्ट चेंज हो रहे हैं 100 200, क्या हुआ? 101 बोलते जाओ, कॉल आउट करो। 100 220 360 520 650 750 840 880 880 830 770। एवरेज प्रोडक्ट 100 110 120 130 130 125 120 110 97.7 83 77। मार्जिनल प्रोडक्ट 100 120 140 160 130 100 90 40 0 माइनस 50 माइनस 60, ठीक है ना। ये आप लोगों के बुक में भी दिया हुआ है। सर अब ये बनाए क्यों है, लिखे क्यों है? इससे हम तुम लोगों को एक्सप्लेन करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट एंड एवरेज प्रोडक्ट। अब ध्यान से समझो जो बोर्ड में लिखा हुआ है, यहाँ पे नंबर ऑफ वर्कर्स है। जब नंबर ऑफ वर्कर 0 था तो सब कुछ 0 था। जब एक वर्कर को काम में बैठाए तो वो बनाया 100 यूनिट। जब 2 वर्कर को काम में बैठाए, दोनों मिलकर बनाया 120 यूनिट। 3 वर्कर को काम में बैठाए तो 360 यूनिट। ऐसे करके नंबर ऑफ वर्कर्स बढ़ रहा है, टोटल प्रोडक्ट में चेंजेस आ रहे हैं। एवरेज प्रोडक्ट कैसे करके निकला है? एवरेज प्रोडक्ट निकला है टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वर्कर्स, ठीक है ना। मार्जिनल प्रोडक्ट कैसे करके निकला है? TPN माइनस TPN माइनस 1। TPN मतलब टोटल प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर माइनस टोटल प्रोडक्ट ऑफ अबव दैट नंबर, ठीक है ना। जैसे कि देखो एवरेज प्रोडक्ट कैसे निकले? 100 डिवाइडेड बाय 100,
220 डिवाइडेड बाई 2 110, 360 डिवाइडेड बाई 3 120, 520 डिवाइडेड बाई 4 130, ऐसे करके मार्जिनल प्रोडक्ट कैसे निकले? 100 माइनस 0 100, 220 माइनस 100 120, 360 माइनस 220 140, 520 माइनस 360 160, 650 माइनस 520 130, ऐसे करके पूरा निकला है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे अगर तुम ध्यान दोगे, टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है, फिर कांस्टेंट हुआ है, फिर डिक्रीज हो जा रहा है। मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है, कांस्टेंट हुआ है, डिक्रीज हो जा रहा है। सॉरी, ये एवरेज प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है, कांस्टेंट हुआ है, डिक्रीज हो जा रहा है। मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज हो रहा है, जीरो हुआ, नेगेटिव हो गया। कुछ पैटर्न समझ में आ रहा है? देखो पैटर्न, अब जब तक मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है, सॉरी टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है एट एन इंक्रीजिंग रेट, यहां तक टिल फिफ्थ यूनिट, टिल फिफ्थ यूनिट आप लोग देखिए, यहां तक यहां तक देखो, टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है इंक्रीजिंग रेट में। इंक्रीजिंग रेट का क्या मतलब है? मतलब जो बढ़ रहा है पहले से ज्यादा बढ़ रहा है। 100 था, 100 से हो गया 220, 120 यूनिट बढ़ गया। 220 से हो गया 360, 120 यूनिट इंक्रीज हो गया। 360 से हो गया 520, 130, समझ में आ रहा है? सॉरी 160 यूनिट बढ़ गया। तो जब टोटल यूनिट बढ़ रहा है एट एन इंक्रीजिंग रेट में, बढ़ तो रहा है, देखो बढ़ तो पूरा भी रहा है, लेकिन इंक्रीजिंग रेट में अप टू फिफ्थ यूनिट तक बढ़ रहा है। पहला वर्कर 100 बना रहा था, दूसरा वर्कर के आने से वो 120 इंक्रीमेंट हो गया, तीसरा वर्कर के आने से 140 इंक्रीज हो गया, चौथा वर्कर के आने से 160 इंक्रीज हो गया। समझ में आ रहा है? तो जब तक टोटल यूनिट इंक्रीज हो रहा है एट एन इंक्रीजिंग रेट, इंक्रीजिंग रेट तो सर वहाँ 140, जैसे वहाँ 140 यहाँ तक, हाँ सर वही 160, ठीक है, इंक्रीज हो रहा है एट एन इंक्रीजिंग रेट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? मार्जिनल प्रोडक्ट भी इंक्रीज हो रहा है और एवरेज प्रोडक्ट भी इंक्रीज हो रहा है। अब ध्यान से समझ लो, जब तक टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है इंक्रीजिंग रेट में, मार्जिनल प्रोडक्ट भी इंक्रीज हो रहा है, एवरेज प्रोडक्ट भी इंक्रीज हो रहा है। तो पहला रिलेशन लिखेंगे ना, तो पहला व्हेन टीपी आ रहा है ना, इंक्रीजेज एट एन, छोड़ो चेंज मत करो, एट एन इंक्रीजिंग रेट, AP and MP both increases। तो सबसे पहला रिलेशन, जब तक टोटल प्रोडक्ट व्हेन TP increases at an increasing rate, AP and MP both increases, पहला पॉइंट। दूसरा, अब देखो यहां से TP इंक्रीज तो हो रहा है, यहां से TP इंक्रीज तो हो रहा है, देखो, लेकिन इंक्रीज हो रहा है एट अ डिक्रीजिंग रेट। देखो 650 से 750, 100 यूनिट बढ़ा, 750 से 840, 90 यूनिट बढ़ा, 40 से 880, 40 यूनिट बढ़ा। TP इंक्रीज हो रहा है बट डिक्रीजिंग रेट में, इंक्रीज होने का इंटेंसिटी कम होते जा रहा है। तब क्या हो रहा है? देखो एवरेज प्रोडक्ट डिक्रीज होना चालू हो गया, मार्जिनल प्रोडक्ट भी। तो दूसरा क्या बोल सकते हैं हम लोग यहां पे, व्हेन TP इंक्रीजेज
at a decreasing rate. AP and MP both decreases. ठीक है ना, बोल सकते हैं, ठीक है। यहां पे एंड में क्या हो रहा है देखो, when TP is maximum, MP is 0। ये भी बोल सकते हैं ना, जब TP मैक्सिमम है तो MP, तो यहां पे ये भी लिख सकते हैं when TP reaches its maximum, MP becomes 0। गलत है क्या बोलना, सही है ना। चलो अब आते हैं लास्ट स्टेज में। यहाँ पे क्या हो रहा है, टीपी डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया, एमपी माइनस में चला गया और एपी डिक्रीज हो रहा है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, टीपी स्टार्ट्स डिक्रीजिंग, comma AP also decreases further, MP becomes negative, MP becomes, ये शेड्यूल बना के तुम अगर ऐसे लिख दिए, 6 मार्क्स का अगर आंसर आया, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट एंड एवरेज प्रोडक्ट यूजिंग अ शेड्यूल, बनाए लिख दिए 6 में 6, ठीक है ना। समझ में, तो तुमको समझना पड़ेगा। अब देखो 3 स्टेज हो गया। स्टेज 1 इसको बोलते हैं स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स, इसको बोलते हैं स्टेज ऑफ, यहाँ पे रिटर्न्स इंक्रीज हो के आ रहा है। स्टेज 2 स्टेज ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न्स, स्टेज 3 स्टेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स। स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, स्टेज ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न, स्टेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स। क्लियर हुआ पॉइंट। 3 अलग अलग स्टेज है यहां पे, क्लियर पॉइंट। तो अब देखो, तुमसे अगर रिलेशनशिप पूछे तो तुम इजीली नहीं बता दोगे। तुमसे अगर इसके बेसिस पे रिलेशनशिप पूछा गया, यहां तक तो क्लियर है ना, किसी का कोई डाउट नहीं। चलो अब हम लोग आते हैं रिलेशनशिप। देखो फट तुम लोग रिलेशनशिप अपने से बनाओगे। पहला, रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट। एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट के बीच का रिलेशनशिप। पहला, पेंसिल ले लो, जहां जहां बोलेंगे बस उतना उतना लिखना है, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। अगर तीनों के बीच में रिलेशन बोलेगा बस लिख लिए। कभी कभी ना तीनों के बीच में नहीं बोलते, बोलते हैं टीपी एमपी बोलो, एमपी एपी बोलो। तो टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट के बीच में क्या रिलेशनशिप है। पहला रिलेशनशिप, व्हेन, देखो यहाँ पे व्हेन टीपी इज इन, व्हेन एम, पेंसिल ले लिए सब अपना हाथ में। चलो अब देखो, व्हेन एवरेज प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग, जब एवरेज प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है, देन मार्जिनल प्रोडक्ट इज मोर देन एवरेज प्रोडक्ट। ध्यान से समझो, एवरेज प्रोडक्ट बढ़ रहा है, मार्जिनल प्रोडक्ट देखो एवरेज प्रोडक्ट से ज्यादा है। तो पहला रिलेशनशिप बिटवीन टोटल प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट, व्हेन, सॉरी, पहला रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट, व्हेन एवरेज प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग, मार्जिनल प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन एवरेज प्रोडक्ट। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा, व्हेन एवरेज प्रोडक्ट इज डिक्रीजिंग, मार्जिनल प्रोडक्ट इज लेस देन एवरेज प्रोडक्ट। क्लियर हो रहा है पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जब एवरेज प्रोडक्ट बढ़ रहा है, मार्जिनल प्रोडक्ट एवरेज प्रोडक्ट से बड़ा है। जब एवरेज प्रोडक्ट घट रहा है, मार्जिनल प्रोडक्ट एवरेज प्रोडक्ट से कम है। ठीक है, क्लियर हुआ पॉइंट। मार्जिनल प्रोडक्ट बिकम्स जीरो एंड नेगेटिव, बट एवरेज प्रोडक्ट नेवर बिकम्स नेगेटिव, इट कीप्स ऑन डिक्रीजिंग। ठीक है, तीसरा पॉइंट, मार्जिनल प्रोडक्ट आगे चल के नेगेटिव हो जा रहा है, बट एवरेज प्रोडक्ट कभी भी नेगेटिव
नहीं होगा। ये 3 पॉइंट आपको याद रख लेना है। अब अगर आ जाए रिलेशनशिप बिटवीन टोटल प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट के बीच का रिलेशनशिप तो वहां लिखा ही है। व्हेन टीपी इंक्रीजेज एट एन इंक्रीजिंग रेट एमपी इंक्रीजेज। समझ लो बात को, टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट का रिलेशनशिप तो लिख ही दिए, एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट का रिलेशनशिप अभी बता दिए, है ना। व्हेन एपी इंक्रीजेज एमपी इज ग्रेटर देन एपी, व्हेन एपी डिक्रीजेज एमपी इज लेसर देन एपी, एमपी बिकम्स नेगेटिव बट एपी रिमेन्स पॉजिटिव। ठीक है। अब देखो, जब टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है इंक्रीजिंग रेट में, एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट दोनों ही बढ़ रहा है। जब टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है डिक्रीजिंग रेट में, एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट दोनों ही डिक्रीज हो रहे हैं। जब टोटल प्रोडक्ट अपना मैक्सिमम रीच कर जाता है, एपी डिक्रीज होता है और एमपी जीरो हो जाता है। जब टोटल प्रोडक्ट डिक्रीज होना स्टार्ट होता है, एपी डिक्रीज होता है और एमपी नेगेटिव बन जाता है। क्लियर हुआ पॉइंट? रिलेशनशिप हो गया ना। चलो बहुत अच्छा। अब हम लोग आते हैं, 3 अलग अलग यूनिट को बता दिए, 3 अलग अलग स्टेज। पहला है इंक्रीजिंग रिटर्न्स, स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। दूसरा है स्टेज ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न। उसके बाद है स्टेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स या डिमिनिशिंग रिटर्न्स। अब देखो, रिटर्न्स टू अ फैक्टर या लॉज ऑफ रिटर्न्स टू वेरिएबल फैक्टर। रिटर्न्स टू फैक्टर का क्या मतलब है? रिटर्न्स टू अ फैक्टर का क्या मतलब है? रिटर्न्स टू अ फैक्टर मीन्स change in physical quantity of a good when the quantity of one factor is increased while that of other factors remain constant। इसी को बोला गया returns to factor। ये जो हम बनाए, ये क्या बनाए? returns to। यहाँ पे क्या हो रहा है? बाकी सब इनपुट फिक्स्ड है, एक इनपुट दैट इज वर्कर, लेबर वेरिएबल है। तो लेबर को चेंज करने के वजह से बाकी सब इनपुट फिक्स्ड है, तो जो आउटपुट में चेंजेस आ रहा है इसी को बोलते हैं रिटर्न्स टू फैक्टर। Returns to factor means the change in the total input output when all the inputs are fixed and only one input is variable। समझ में आ रहा है? अब इसमें 3 स्टेज होता है। स्टेज 1 इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर, समझ में आ रहा है। दूसरा होता है कांस्टेंट रिटर्न्स टू अ फैक्टर, देख रहे हो जहाँ पे सब कांस्टेंट हो गया, यहाँ पे देखो। और थर्ड होता है डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, कांस्टेंट रिटर्न्स टू फैक्टर एंड डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। कोई डाउट? होपफुली क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। सर व्हाट डू यू मीन बाय लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन? बताइए मतलब लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का। द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन स्टेट्स दैट as more and more inputs of a variable factors are applied to a given quantity of fixed factor, total product may increase at an increasing rate eventually, but eventually it will increase at a diminishing rate। अब ध्यान से समझ लो मेरा बात को। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में बोला है कि जब सब फैक्टर्स फिक्स्ड है और एक फैक्टर वेरिएबल है, तो उस एक वेरिएबल फैक्टर को जब तुम इंक्रीज करते हो तो इनिशियली तो तुम्हारा प्रोडक्शन बढ़ेगा एट एन इंक्रीजिंग रेट में, बट इवेंचुअली आगे चलकर तुम्हारा प्रोडक्शन बढ़ने लगेगा डिक्रीजिंग रेट में। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। यही हम यहाँ पे एक्सप्लेन किया है ना। सब फैक्टर फिक्स्ड है, सिर्फ लेबर वेरिएबल है। जैसे जैसे हम लेबर का क्वांटिटी को बढ़ा रहे हैं तो देखो मेरा टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है, स्टार्टिंग में इंक्रीजिंग रेट में, बट फाइनली क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है डिक्रीजिंग रेट में। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इसी को बोलते हैं। जब सब फैक्टर जब जितना भी इनपुट्स है सब फिक्स्ड है, सिर्फ एक इनपुट वेरिएबल है, तो जब उस एक वेरिएबल इनपुट को तुम इंक्रीज करते हो, उसका क्वांटिटी को बढ़ाते हो, तो तुम्हारा आउटपुट इनिशियली बढ़ेगा इंक्रीजिंग रेट में, बट इवेंचुअली बढ़ेगा डिक्रीजिंग रेट में। यही है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। बहुत सही। लेकिन बाबू इस लॉ का कुछ एजम्पशन है। ये लॉ तभी एप्लीकेबल होगा जब तुम कुछ चीज़ों को अज्यूम करोगे। पहले ये अज्यूम करो कि स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी अनचेंज्ड है, क्योंकि अगर तुम्हारा वर्कर बढ़ाने से टेक्नोलॉजी भी तुम इंक्रीज कर दिए तो जाहिर सा बात है ना, टोटल प्रोडक्ट तेज़ी से बढ़ जाएगा।
तो टेक्नोलॉजी में कुछ चेंजेस नहीं होना चाहिए। दूसरा है, जितना भी इनपुट्स है वो सब फिक्स्ड है, सिर्फ एक वेरिएबल है। अगर सभी इनपुट्स वेरिएबल हो जाएगा तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। और जितना भी इनपुट्स है वो सब होमोजीनियस है, समझ में आ रहा है? जितना भी यूनिट्स है वेरिएबल फैक्टर का वो सब होमोजीनियस है। क्यों? क्योंकि अगर मान लो यहाँ पे आ रहा है 10th वर्कर, और 10th वर्कर एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्कर है, समझ में आ रहा है बात? एकदम शक्तिमान की तरह काम कर रहा है, तो जाहिर सा बात है इसकी वजह से टोटल प्रोडक्ट बढ़ जाएगा ना, क्योंकि ये एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आ गई है। तो जितना भी वेरिएबल इनपुट है, जितना भी वर्कर है, सब होमोजीनियस है, सब एक जैसा है। सबका एक जैसा मतलब शक्ल सूरत नहीं, स्किल एक जैसा है, समझ में आया बात? तो ये कुछ चीज़ों को तुमको अज्यूम करना पड़ेगा। क्लियर हो गया पॉइंट? कोई टेंशन? अब हम लोग टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट एंड एवरेज प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करेंगे ग्राफिकली। ये भी हम लोग क्या किए थे? शेड्यूल। अब करेंगे ग्राफ के थ्रू, अब करेंगे ग्राफ के थ्रू। देखो इसको बनाना भी ग्राफ थोड़ा चैलेंज है, ठीक है। मेरा तो डायग्राम ऐसे ही, हम डायग्राम बनाने में बहुत ज़्यादा ख़राब है, फिर भी कोशिश कर रहे। बुक मेरे को अच्छे से बना हुआ है, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। लेट्स सी अच्छा बन जाए। देखो कैसे बनेगा। यहाँ तक आ रहा है ना, देखो कैमरे में, यहाँ। चलो ठीक, लाइन खींचना है लंबा लंबा, नीचे तक आ रहा है, ठीक है। यहाँ से इसको काट दिए। बनाने का तरीका देख लो, स्केल लोगे, लंबा लाइनर एकदम स्ट्रेट, और फिर इसको काट दिए। लंबा, जितना लंबा ये उतना लंबा ये, एग्जैक्टली सेम बनेगा दोनों, एक दूसरे के ऊपर नीचे एग्जैक्टली, ठीक है ना? क्लियर हो गया? ठीक है ना? अब ऊपर में जो है तुम मेजर कर रहे हो टोटल प्रोडक्ट को, नीचे में तुम मेजर करोगे एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट को, ठीक है ना? अब टोटल प्रोडक्ट 0 से स्टार्ट हुआ, ऐसे, ठीक है। चलो ये हो गया, ठीक है। अब देखो, अब बनाएंगे मार्जिनल प्रोडक्ट का। एवरेज प्रोडक्ट ये मार्जिनल प्रोडक्ट, ठीक है। ये कौन सा कर्व है? एमपी। कौन सा कर्व है? मार्जिनल प्रोडक्ट वाला कर्व है। अब है एपी कर्व। ये कौन सा कर्व है? वाह, मेरा डायग्राम ज़्यादा भी ख़राब तो नहीं हुआ है, सही बने तो।
ठीक है, तो ये कौन सा कर्व है? टोटल प्रोडक्ट। ठीक है, एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट। ठीक है ना, डायग्राम बना दिए, टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट, और यहां पे नंबर ऑफ लेबर्स, यहां पे नंबर ऑफ लेबर्स। क्लियर पॉइंट? नंबर ऑफ लेबर्स। देखो टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है एट एन इंक्रीजिंग रेट में, यहां तक अप टू पॉइंट ए टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजेज एट एन इंक्रीजिंग रेट। तो जब तक टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है इंक्रीजिंग रेट में, मार्जिनल प्रोडक्ट मैक्सिमम रीच हो जाता है। फिर टोटल प्रोडक्ट स्टार्ट हो रहा है इंक्रीजिंग एट अ डिक्रीजिंग रेट। जैसे ही टोटल प्रोडक्ट स्टार्ट हो रहा है इंक्रीजिंग एट अ डिक्रीजिंग रेट में, मार्जिनल प्रोडक्ट गिरना स्टार्ट हो जाता है। जब टोटल प्रोडक्ट अपना मैक्सिमम रीच करता है यहां पॉइंट बी में, मार्जिनल प्रोडक्ट जीरो हो जाता है। जब टोटल प्रोडक्ट डिक्रीज होना स्टार्ट होता है, मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव में चला गया। देख रहे हो क्या हुआ? समझाए ना सर। हाँ, तो डायग्राम से समझना होगा। वही तो क्लियर हो। अब देखो एवरेज प्रोडक्ट का लेते, टोटल प्रोडक्ट जब तक इंक्रीज हो रहा है इंक्रीजिंग रेट में, मार्जिनल प्रोडक्ट भी इंक्रीज हो रहा है। टोटल प्रोडक्ट फिर इंक्रीज हो रहा है डिमिनिशिंग रेट में, मार्जिनल प्रोडक्ट भी इंक्रीज हो रहा है। जब टोटल प्रोडक्ट अपना मैक्सिमम रीच करता है तब तक मार्जिनल प्रोडक्ट उससे पहले डिक्रीज होना। जब टोटल प्रोडक्ट गिर रहा है तो एवरेज प्रोडक्ट भी गिरना चालू हो जा रहा है। अब ये लोग दोनों के बीच में रिलेशनशिप अगर देखोगे एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट का, एवरेज प्रोडक्ट जब तक इंक्रीज हो रहा है, मार्जिनल प्रोडक्ट उससे मैक्सिमम है। एक पॉइंट में आके दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं। ये पॉइंट के बाद देखो एवरेज प्रोडक्ट डिक्रीज होना स्टार्ट हुआ है, मार्जिनल प्रोडक्ट उससे कम हो गया। तो जब तक एवरेज प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है, मार्जिनल प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन एवरेज प्रोडक्ट। जब एवरेज प्रोडक्ट डिक्रीज हो रहा है, मार्जिनल प्रोडक्ट इज लेस देन एवरेज प्रोडक्ट। आ गया ना जो रिलेशनशिप एक्सप्लेन किया था वही सेम, बस ये है डायग्राम में। अब देखो 3 स्टेजेस यहाँ भी है। स्टेज 1 यहाँ तक, ये देखो, ये देख रहे हो, ये पूरा मतलब इन शॉर्ट ये जो है यहाँ से यहाँ स्टेज 1, यहाँ से यहाँ स्टेज 2, यहाँ से यहाँ स्टेज, तो ये स्टेज 1 स्टेजेस, ये है स्टेज और ये है स्टेज। वहाँ पे भी तो स्टेज 1 2 3 था ना, यहाँ पे स्टेज 1 स्टेज 2 स्टेज 3। अब क्या हो रहा है देखो, अलग अलग स्टेजेस में क्या हो रहा है। स्टेज 1 को बोला गया स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स, स्टेज 1 को बोला गया स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स, स्टेज 2 को बोला गया स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, और स्टेज 3 को बोला गया स्टेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स। क्लियर हो रहा है? अब देखो सब में किसमें क्या क्या हो रहा है इसको हम लोग अब पढ़ते हैं। स्टेज 1 में initially in total product initially increases at an increasing rate and subsequently at a diminishing rate। स्टेज 1 में देखो टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है इंक्रीजिंग रेट में, फिर इंक्रीज हो रहा है डिक्रीजिंग रेट में। थ्रू आउट स्टेज 1 टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजेज एट अ इंक्रीजिंग रेट एंड देन इंक्रीजेज एट अ डिक्रीजिंग रेट, दोनों ही देखने को मिल रहा है। मार्जिनल प्रोडक्ट फर्स्ट इंक्रीजेज, रीचेज द मैक्सिमम, देन स्टार्ट डिक्रीजिंग। स्टेज 1 में ही सब। एवरेज प्रोडक्ट थ्रू आउट स्टेज 1 एवरेज प्रोडक्ट इंक्रीजेज एंड रीचेज इट्स मैक्सिमम। क्लियर पॉइंट? स्टेज 2 में क्या हो रहा है देखो, टोटल प्रोडक्ट कंटिन्यू टू इंक्रीज बट एट अ डिमिनिशिंग रेट एंड एट द एंड ऑफ स्टेज 2 रीचेज इट्स मैक्सिमम। ठीक है? मार्जिनल प्रोडक्ट कंटिन्यू टू डिक्रीज, एवरेज प्रोडक्ट रीचेज इट्स मैक्सिमम एंड स्टार्ट्स डिक्रीजिंग। स्टेज 3 में टोटल प्रोडक्ट डिक्रीजेज, एवरेज प्रोडक्ट डिक्रीजेज थ्रू आउट, मार्जिनल प्रोडक्ट स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड स्टार्ट
बिकमिंग नेगेटिव। तीनों स्टेज में देख रहे हो ना बॉक्स। अगर तुमको बोले कि अब देखो क्वेश्चन किस तरह से आएगा, क्वेश्चन में अगर तुमको बोलेगा शो द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट यूजिंग द डायग्राम, बनाए डायग्राम, 3 पॉइंट जो लिखवाए थे लिख दिए, क्लियर हुआ पॉइंट। अगर बोला शो एक्सप्लेन 3 डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन यूजिंग द डायग्राम, स्टेज डायग्राम बनाए, चार्ट दिया हो, देख रहे हो स्टेजेस ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन बना हुआ है ना, उसको लिख देना है वैसे। पेज नंबर 125 अभी बना हुआ है ना, इसको पूरा लिख देना है, मार्क्स मिल गया। अगर शेड्यूल में बोला 3 स्टेजेस को एक्सप्लेन करके, शेड्यूल बनाए और इसको लिख दिए, शेड्यूल बनाए और समझ में आ रहा है। इसी तरह का क्वेश्चन एक्सपेक्ट करो एग्जाम में, क्लियर हो रहा है पॉइंट। चलो अब हम लोग पढ़ेंगे कॉजेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। स्टेज 1 में इंक्रीजिंग रिटर्न है, क्या रीजन है इंक्रीजिंग रिटर्न का, इसका कॉजेज हम लोग पढ़ेंगे। पहला, फिक्स्ड फैक्टर इनडिविजिबल है, फिक्स्ड फैक्टर को तुम डिवाइड नहीं कर सकते हो। फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर, जब तुम स्टार्टिंग में वर्कर बढ़ा रहे हो तो तुम्हारा रिटर्न्स इंक्रीजिंग हो रहा है, क्योंकि इसका मतलब है फिक्स्ड फैक्टर्स पूरा तरह से यूटिलाइज नहीं हो रहा है। तो जब तुम नंबर ऑफ वर्कर्स बढ़ा रहे हो तो यूटिलाइजेशन अच्छे से हो पा रहा है, इसी वजह से तुम्हारा आउटपुट जो है वो इंक्रीजिंग रिटर्न्स दे रहा है। दूसरा, इंक्रीज इन एफिशिएंसी। अब मान लो हम एक बच्चा को बैठ के पढ़ा रहे हो तो उसको बोर लगेगा यार सर हम ही को सिर्फ पढ़ा रहे, अब 3-4 बच्चे तुम लोग को थोड़ा इंटरेस्ट जाग जाएगा, अरे वो पढ़ रहे हम भी पढ़ेंगे, तो इफिशिएंसी बढ़ जाएगा। तो स्टार्टिंग में जब नंबर ऑफ वर्कर्स इंक्रीज होता है तो वर्कर्स लोग का एफिशिएंसी बढ़ जाता है। तो एफिशिएंसी बढ़ने के वजह से और यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, फुली यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये 2 रीजन के वजह से स्टेज 1 में हम लोगों को इंक्रीजिंग रिटर्न्स देखने को मिलता है। अब आते हैं कॉजेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। स्टेज 2 में सर डिमिनिशिंग रिटर्न्स क्यों देखने को मिलते हैं, डिस्टर्बिंग दी ऑप्टिमम फैक्टर प्रोपोर्शन। अब देखो स्टेज 1 में फैक्टर प्रोपोर्शन एकदम मतलब मस्त है, 12 बच्चा बैठा हुआ है, 12 ही बच्चा का जगह था। अब जैसे ही हम 13वां को लाते हैं कॉन्सेंट्रेशन सबका बिगड़ जाता है, बैठने में प्रॉब्लम हो रहा है सर, वो थोड़ा चिल्ला चिल्ली कर रहा है, कंट्रोल थोड़ा कम हो गया है, समझ में आया है, इस वजह से। और इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है परफेक्टली एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट नहीं हो पा रहा है। और थर्ड लास्ट जो है नेगेटिव रिटर्न्स। क्या कॉजेज है जो नेगेटिव रिटर्न्स हो जा रहा है, ओवर क्राउडिंग। यहाँ पे हम 20 बच्चे की जगह 200 बच्चों को बैठा देंगे, जो लड़का अच्छा पढ़ता था वो भी खराब पढ़ने लगेगा, समझ में आ रहा है। हम लोग इंग्लिश में कहावत सुने हैं ना, टू मैनी कुक्स स्पॉइल द डिश, ये स्टेज 3 में देखने को मिल रहा है, टू मैनी कुक्स स्पॉइल द डिश। इतना सारा लोग को एक काम में तुम रख लिया, काम ही बिगड़ गया, समझ में आ रहा है। तो ये रीज़न है। और मैनेजमेंट भी प्रॉब्लम हो जा रहा है, इतना ज़्यादा वेरिएबल फैक्टर बढ़ जा रहा है कि उसको मैनेज करने में प्रॉब्लम हो जा रहा है। यही रीज़न है कि तुमको नेगेटिव रिटर्न्स देखने को मिलता है स्टेज 3 में, समझ में आ रहा है। तो चलो अब आते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल के बीच में क्या डिफरेंस है। पहला, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को रिटर्न्स टू फैक्टर भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना। तो दोनों के बीच का डिफरेंस देख लो। पहला, रिटर्न्स टू फैक्टर या लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ये एप्लीकेबल है शॉर्ट रन में, रिटर्न्स टू स्केल एप्लीकेबल है लॉन्ग रन में। रिटर्न्स टू फैक्टर में सिर्फ एक फैक्टर वेरिएबल है, बाकी सब फिक्स्ड या कांस्टेंट। रिटर्न्स टू स्केल में सभी फैक्टर वेरिएबल है, कोई भी कांस्टेंट फैक्टर नहीं है। नो चेंज इन स्केल ऑफ प्रोडक्शन रिटर्न्स टू फैक्टर में, चेंजेस इन द स्केल ऑफ प्रोडक्शन रिटर्न्स टू स्केल में। क्लियर हो रहा है पॉइंट, इसको भी पढ़ लेना है, ठीक है। ये चैप्टर अच्छे से, जितना अच्छे से हो सकता था तुम लोग को एक्सप्लेन किए, होपफुली तुम लोग को समझ में आया होगा। आज स्टूडेंट्स भी कम है तो आराम से क्लासेस हुआ, और एकदम थोड़ा टिपिकल चैप्टर था वो भी तुम लोग को एक्सप्लेन कर दिए, ठीक है ना। तो आज हम लोग यही तक क्लास करेंगे, कोई डाउट है तो हमसे पूछ लो। बाय।